झारखंड की आदिवासी सीटों पर होगा बाबूलाल का लिटमस टेस्ट। 5 संसदीय और विधानसभा की 28 सीटों को जीतने का मिला है टास्क। पार्टी ने फ्री हैंड दे दिया है, तो अब सामने खड़ी है साबित करने की चुनौती। 20 नवंबर के बाद ही अपने असली रंग में दिखेंगे झारखंड भाजपा अध्यक्ष। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भाजपा ने वर्ष 2019 में मुट्ठी की रेत की तरह हाथ से फिसल गई झारखंड की सत्ता को वापस हासिल करने के लिए आदिवासी कार्ड को अपना प्रमुख हथियार बना लिया है। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले झामुमो कांग्रेस राजद के गठबंधन से मुकाबले के लिए पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड में अपना चेहरा बनाकर यह संकेत पहले दे दिया था और अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 28 अक्टूबर को रांची में ली गई लाइन से साफ हो गया है कि भाजपा के इस खेल के कप्तान केवल और केवल बाबूलाल मरांडी हैं। पार्टी ने उनके कंधे पर आदिवासियों के लिए सुरक्षित झारखंड की 14 में से 5 संसदीय सीटों और 81 में से 28 विधानसभा सीटों को जीतने की बड़ी जिम्मेवारी डाल दी है। लोकसभा की 5 में से 3 सीटें तो 2019 में भाजपा ने जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आदिवासी उससे पूरी तरह बिदक गए थे। भाजपा उस स्थिति को बदलना चाहती है, इसलिए उसने मरांडी को कमान सौंपी है। भाजपा के लिए झारखंड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस राज्य को देश भर के आदिवासियों का प्रतिनिधि प्रदेश माना जाता है। यहाँ के आदिवासी ही देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों के लिए नैरेटिव सेट करते हैं और भाजपा इसी नैरेटिव को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसलिए कहा जा सकता है कि झारखंड की आदिवासी सीटों पर बाबूलाल मरांडी का लिटमस टेस्ट होगा, जिसकी कवायद में वह 20 नवंबर के बाद जुटेंगे। पार्टी द्वारा सौंपे गए इस टास्क में सफल होने के लिए क्या हो सकती है बाबूलाल मरांडी की रणनीति और आदिवासियों को दोबारा अपने पाले में करने में कितनी सफल हो सकेगी भाजपा, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड भाजपा द्वारा फरवरी 2020 में धुर्वा के प्रभात तारा मैदान में आयोजित रैली के बाद 28 अक्टूबर 2023 को हरमो मैदान में आयोजित रैली के बीच दामोदर और स्वर्णरेखा नदी में बहुत पानी बह चुका है। लेकिन इन दोनों रैलियों में एक बड़ी समानता है, जिसे इन करीब 4 साल का अंतराल भी धुंधला नहीं कर सका। यह समानता है कि दोनों रैलियों के केंद्र में एक ही व्यक्ति था और वह थे बाबूलाल मरांडी। इस समानता के बावजूद इन दोनों रैलियों में बड़ा अंतर यह था कि 2020 की रैली में बाबूलाल मरांडी उस भाजपा में शामिल हो रहे थे जो 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में पराजित होकर राज्य की सत्ता से बाहर हो चुकी थी, जबकि 2023 की रैली में बाबूलाल मरांडी उसी भाजपा की कमान संभालकर उसे दोबारा सत्ता शिखर तक पहुंचाने के लिए हुंकार भर रहे थे। लेकिन इन दोनों रैलियों के बीच एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि भाजपा आला कमान ने बाबूलाल मरांडी को उस चुनौती की भट्टी में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलना झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके इस राजनेता के लिए एकदम आसान नहीं है। इसके कई कारण हैं। बाबूलाल मरांडी को एक ऐसे संगठन की कमान मिली है जिसका आकार किसी भी दूसरे राजनीतिक संगठन से बहुत बड़ा है। उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या संगठन के भीतर के उत्साह और जज्बे को लेकर है। भाजपा के संगठन को सत्ता सुख का वघुन लग गया है, जिससे वह अब तक बचती आई थी। 2014 के चुनाव में जीत हासिल कर पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद से पार्टी संगठन में एक ठहराव सा आ गया। उसका मुख्य कारण यह था कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं को किसी जन मुद्दे को लेकर आंदोलन करने का मौका नहीं मिला। पार्टी की तरफ से उन 5 वर्षों में कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ भी तो वह सरकारी ज्यादा था। प्रधानमंत्री 3 बड़े कार्यक्रम में झारखंड आए थे। चूंकि यह पार्टी की रैली नहीं थी, इसलिए वहां मुख्य भीड़ सरकारी सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी की दीदी और अन्य सरकारी सेवकों की थी। उन्हीं को प्रशासन के लोग अपने साधन से लाए थे। थोड़े बहुत अन्य लोग वहां पहुंचे थे। यहां तक कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ लाने का कोई स्कोप नहीं था। यहां भी सरकारी सेवक ही ढोकर लाए जाते थे, क्योंकि योजनाएं भी उन्हीं के लिए घोषित होती थीं। केंद्र और राज्य की सत्ता में होने के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर संघर्ष का मादा मुरझाने लगा। 5 साल तक पार्टी संगठन सत्ता की राजनीति करती रही। नेताओं और कार्यकर्ता सत्ता के मोहरे बन गए और आम जनता से उनका लगाव खत्म होने लगा। पार्टी के नेता सत्ता की राजनीति में इस कदर डूब गए कि उन्हें इसका आभास तक नहीं हुआ।
2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 11 सीटें जीत ली तो उन्हें लगा कि उनके लिए यही रणनीति ठीक है, लेकिन उन्हें हकीकत का एहसास तब हुआ जब उसी साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी बुरी तरह पराजित हो गई। तब पार्टी नेतृत्व को इस बात का एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तैयार की गई जिस जमीन को वह अपना समझ रहे थे वह उनका भ्रम था। अब जब झारखंड भाजपा का कोई भी नेता या कार्यकर्ता उस दौर को देखता है तो उसे इस भूल का एहसास होता है। बाबूलाल मरांडी के सामने पहली चुनौती पार्टी के भीतर संघर्ष और आंदोलन की उस धार को दोबारा सामने लाने की है। उन कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की है जो अब आंदोलन के दरमियान पुलिस की लाठी खाने को तैयार नहीं है। 14 साल तक भाजपा से अलग होने और पार्टी में वापसी को सामान्य राजनीतिक घटना बनाने के लिए बाबूलाल मरांडी ने कई काम तो कर लिए हैं, लेकिन अब उनके सामने भाजपा को 2024 से पहले की स्थिति में लाने की चुनौती है। बता दें कि 2014 से पहले भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन के लिए जाने जाते थे, जन मुद्दों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे, पुलिस की लाठी खाने के लिए जाने जाते थे। भाजपा के सत्ता में आते ही कार्यकर्ता आराम तलबी बन गए। उन्होंने अपने कद को इतना बड़ा कर लिया कि कोई कार्यकर्ता कहलाने के लिए राजी ही नहीं था। सभी भाजपा के वरीय नेता बन गए। एक जमाना था जब भाजपा के लोग अपने को कार्यकर्ता कहकर पुकारने पर गौरवान्वित महसूस करते थे, लेकिन आज की तारीख में अगर आप किसी कार्यकर्ता को कार्यकर्ता या समर्थक बोल दें तो वह अंदर ही अंदर आपको ताड़ देगा, नाक भौं सिकोड़ लेगा। भाजपा आलाकमान द्वारा बाबूलाल मरांडी को राज्य में भाजपा की आदिवासी लीडरशिप का चेहरा बनाए जाने के बाद अब उनके सामने अपनी टीम बनाने का चैलेंज है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह काम वह 20 नवंबर के बाद ही करेंगे, क्योंकि अभी वह 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के प्रचार में व्यस्त हैं। मरांडी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के आदिवासी इलाकों में प्रचार का बड़ा चेहरा बनाया गया है। 5 दिन वह छत्तीसगढ़, 3 दिन मध्य प्रदेश और 2 दिन तेलंगाना में सभा करेंगे। इसका कारण यह है कि भाजपा झारखंड को देश भर के आदिवासियों का प्रतिनिधि राज्य मानती है। यह बात कुछ हद तक सही भी है। ऐसा माना जाता है कि झारखंड के आदिवासियों का राजनीतिक रुझान ही देश के दूसरे हिस्सों के आदिवासियों का रुझान तय करता है। ऐसे में झारखंड और यहाँ के आदिवासी नेता भाजपा के लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं यह आसानी से समझा जा सकता है। भाजपा के अन्य नेताओं को भी पड़ोसी राज्यों में प्रचार का जिम्मा मिला है। एक बार प्रचार संपन्न होने के बाद मरांडी अपनी टीम बनाएंगे, जिसमें बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में टीम में बड़ा फेरबदल कर मरांडी बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। जहां जरूरी होगा वहीं संगठन में बदलाव होगा। एक बार टीम बन जाएगी तो फिर वह राज्य की आदिवासी सीटों पर फोकस करेंगे। इसके लिए तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। इसका दूसरा लाभ यह है कि तब तक यानी 3 दिसंबर को राज्य विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। इन तमाम परिस्थितियों से साफ पता चलता है कि बाबूलाल मरांडी के लिए चुनौती आसान नहीं है। हालांकि उनकी नेतृत्व क्षमता और जनता के बीच स्वीकारता को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस बार रास्ता उतना आसान नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि इस बार उनके पास सत्ता की ताकत नहीं है। मरांडी की सबसे ज्यादा चिंता खूंटी, लोहरदगा, दुमका सीट को लेकर है। जहां तक चाईबासा सीट का सवाल है तो भाजपा भी यह अच्छी तरह जानती है कि गीता कोड़ा के बगैर वहां उसकी दाल नहीं गलने वाली। अब यह समय बताएगा कि कोड़ा दंपत्ति क्या निर्णय लेता है। लोहरदगा सीट पर भाजपा इसलिए चिंतित है कि वहां के सांसद की तस्वीर जेंटलमैन की बन गई है, जबकि दूसरी तरफ वहां से कांग्रेस सुखदेव भगत या बंधु तिर्की में से किसी एक को चुनाव लड़ाना चाहेगी, जिनका राजनीतिक तेवर काफी आक्रामक है। भाजपा यह अच्छी तरह जानती है कि कांटा कांटा से ही निकलेगा, गुलाब के फूल से नहीं। हेमलाल मुर्मू की झामुमो में वापसी के बाद भाजपा के लिए राजमहल सीट से उम्मीदवार ढूंढना भी आसान नहीं है। कुल मिलाकर इन चिंताओं का हल निकालने के लिए दिसंबर महीने में भाजपा फुल फ्लेज में अपनी राजनीतिक ताकत झोंकेगी। जोड़ तोड़, पाला बदल और घर वापसी की मुहिम छेड़ी जाएगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।